जितोई साहब, आप ये बताएं कि हमें मालूम हुआ है और क्या ये बात दुरुस्त है कि आप ख्वाजा फरीद के दीवान पर कोई तहकीकी काम कर रहे हैं? इस काम की नौयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने खुद ही कह दिया कि एक तहकीकी नौयत का काम है, यानी तहकीकी नौयत का काम अलग होता है और तफसीर और तशरीह एक अलग काम होता है। ये तहकीक है कि कलाम फ़रीद में वक्त गुज़रने के साथ साथ क्या क्या तब्दीलियाँ उसमें पैदा हो गई। कभी अगर ये दिल्ली में छपा और आगरे में छपा और कभी बम्बई में जाके छपा और लाहौर में जाके छपा या फिर मुल्तान में छपा, तो यहाँ से वहाँ इस कलाम को ले जाने वालों ने इसको किस हद तक तवज्जो से देखा कि वहाँ बैठा हुआ कातिब जो है वो किस अंदाज़ में उसे लिख रहा था। तो रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि वक्त गुज़रने के साथ साथ उसमें बेशुमार तब्दीलियाँ पैदा हो गई। तो हमारा ये जो काम है ये इसी नौयत का है कि इस सारे अरसे में कलाम फ़रीद में जो तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं किताबत की, या उसके मतन में कुछ और चीज़ें दाखिल हुई हैं या कम कर दी गई हैं, उसे एक नज़र देखा जाए और उसकी तहकीक की जाए। आप क्या ये समझते हैं कि इससे पहले इस नौयत का काम किसी ने नहीं किया? क्या आप इससे बेहतर काम कर रहे हैं? आप ख्वाजा साहब के कलाम पर तो बहुत से लोगों ने काम किया है, और जैसा कि नवाब बहावलपुर ने एक पूरा इस पे एक जूरी बनाई थी इसकी तहकीकी काम पे, और उन्होंने पूरा बहुत बड़ा काम किया था। और इस बारे में आप क्या कहते हैं कि आप उनसे अलहदा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो ये भी उसी नौयत का है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारा रस्मुल ख़त नवाब बहावलपुर जिस तरफ आपने इशारा किया है, ये 1940 में ये बात हुई थी। तो फिर जाके वो काम 2-3 साल में मुकम्मल हुआ और 1944 में मुकम्मल हुआ, और वो पहला दीवान मौलाना अजीज़ुर रहमान जो थे बहावलपुर के, उनकी ज़ेर निगरानी ये काम मुकम्मल हुआ और 46 में वो छपा। वो भी अपने तौर पर इसी ही नौयत का काम था जिसमें तफसीर और मानी वगैरह का काम भी शामिल था। तो हुआ असल में ये कि उस वक्त का, पहली बात तो ये है कि आज 2013 में 12 में जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त के और इस वक्त के रस्मुल ख़त में फ़र्क पड़ गया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी जा रही। मिसाल के तौर पे उनमें से आप ये एक छोटी सी बात देख लें कि उस वक्त ज़ेर, ज़बर और पेश का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था। तो ज़ेर को वाज़े करने के लिए उसमें छोटी ये का इजाफ़ा कर देते थे, और ज़बर ज़ाहिर करने के लिए उसमें अलिफ का इजाफा कर देते थे, और इसी तरह पेश का इजहार करने के लिए उसमें वाओ लफ्ज़ उठी को वो अलिफ पेश उठी नहीं बल्कि अलिफ वाओ ठे ये ओठी करके लिख देते थे। नहीं, अभी इस दौर के अंदर भी तो काम हुआ है ना। वो उस पर सबसे बड़ा काम करना कुरेजा फैमिली का एक फ़र्द है जिसने बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा प्रोफेसर साहब हैं मेरे ख्याल बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने काम किया है। कैस फरीदी साहब ने काम किया है। क्या उस वक्त, अब तो जदीद दौर में ये सब कुछ मौजूद है, तो फिर आप कैसे कहते हैं इसमें जो मौजूदा मतन है इसमें गलतियाँ हैं? जी बिल्कुल उस तरफ आपने इशारा किया है। ये जिस तरफ आप कह रहे हैं कुरेजा फैमिली के, ये हैं ख्वाजा ताहिर महमूद कुरेजा, उनका एक दीवान उनकी तरफ से आया है और वो भी इसी नौयत का काम है। लेकिन उनके साथ एक अलमिया ये हो गया जो पहले लोगों के साथ होता आया कि उन्होंने जब ये अपना काम मुकम्मल कर लिया तो उसको किताबत के लिए लाहौर भेज दिया, और उन्होंने ख़ुद इसका इजहार भी किया। जब ये लाहौर भेज दिया तो फिर जो पब्लिशर होते हैं उनका एक अपना काम होता है, तरीका करने का, काम को करने का एक अपना तरीका होता है कि उन्होंने उस काम को उठाया और लड़के जो उनके पास होते हैं दिहाड़ी पर रखे हुए, उन्होंने उनको दे दिया कि उसको कंपोज करके लाओ। तो जब वो कंपोज करके लाए तो जाहिर है बात एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चली गई। तो फिर वो जब आया और उसमें प्रूफ रीडिंग का काम इतना ज़्यादा पैदा हो चुका था कि ख़ुद कुरेजा साहब उसमें लिखते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा, कि इस कदर ज़्यादा उसमें गलतियां शामिल हो गई हैं, और नहायत वो काम नहायत खूबसूरत है। इन लोगों ने जो काम किए वो भी इसी नौयत के नहायत आला दर्जे के काम हैं। लेकिन फिर उनके साथ एक दफ़ा वही अलमिया हो गया कि वो जब जाके लाहौर में किताबत हुई और फिर ये उसको बैठ के पूरी तरीके से प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए, तो फिर वही गलतियाँ जो पहले से शामिल हो रही थी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गई।
तो आप कैसे इन गलतियों का इजारा करेंगे? आपके साथ भी तो यही कुछ हो सकता है। जी, होने का इम्कान तो सब कुछ होता है, हो सकता है, लेकिन मैंने इसका हल ये निकाला है। हमारी तरफ से ये किया गया है कि हमने अपने साथ यहीं एक कंपोज़र इसी कमरे में ही अपने साथ बिठा लिया है, जो हमारे सामने बैठ के इसको कंपोज करता है, जिसे हम रोज़ाना देख लेते हैं और उसकी प्रूफ रीडिंग करके फिर उसकी गलतियां अपने सामने बैठ के उसे लगवा लेते हैं, ताकि कल को हम किसी एक ना जानने वाले अनजान से प्रूफ रीडिंग कंपोज़र पर, एक कंप्यूटर के कंपोज़र पर ये इल्ज़ाम लगाने की बजाय ख़ुद अपने सर पे लें और अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि अगर ये गलती है तो हमारी है। तो इसलिए हमने ये किया कि इसी कमरे में ही इंतज़ाम कर लिया है कि हमारे पास अपना कंप्यूटर सेट है इधर मौजूद, और हमारा कंपोज़र हमारे साथ बैठता है। जो काम हो रहा है हम उसे भी देखते हैं और जो हो चुका होता है उसे भी देखते हैं। अच्छा जितोई साहब, ये तो हो गया आपकी जो खदशात हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ये आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास कितने नुस्खे मौजूद हैं, किस बुनियाद पर आप इस काम को स्टार्ट किया है? हाँ, ये है वो असल सवाल जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था आपकी तरफ से और आने वाले क़ारीन की तरफ से भी, कि आखिर इस तरह का काम बड़े बड़े उलमा जब कर चुके हैं तो फिर एक नया काम आखिर किस बुनियाद पे किया जा रहा है। क्या बिल्कुल मैं आपकी तरफ से इसी सवाल के इंतज़ार में था, बल्कि यही सबसे अहम सवाल हो सकता है। तो इसके लिए हमने ये किया कि पहले तो हमने इसके कलमी नुस्खा जात जो थे उसे जमा करने में कोई 5-4 साल 8 साल का अरसा लगाया, ताकि हम कलमी नुस्खा जात अगर हो सके तो हमें ख्वाजा फरीद अलैहि के अपने दस्ते मुबारक का लिखा हुआ कोई मिल जाए दीवान। अगर वो दस्तियाब ना हो तो कम से कम दूसरे लोग जो हों वो इस कदर काबिल एतमाद और सिक़ा लोग हों कि हम उन पर एतमाद कर सकें और उनके लिखे को एक सनद का दर्जा हासिल हो। तो हमने 8 साल तकरीबन ख़र्च करके ज़िंदगी के पहले हमने उनके वो नुस्खे जमा किए हैं, जिनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे मैं एक तरतीबवार शुरू करता हूँ। जो सबसे अहम नुस्खा इस वक्त मेरे सामने है वो है ये है मौलाना बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना बरखुरदार वो हैं जो ख्वाजा साहब जिनके पास फ़ारसी नज़्म की किताबें पढ़ते थे, तो ये उनके कलम का लिखा हुआ है। ये 1302 हिजरी का है, यानी ख्वाजा साहब के विसाल से भी 17 साल पहले का। ये 1302 नहायत वाज़ेह है, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। 1302 जी 1302 हिजरी। तो ये है हयात फ़रीद में चाचना शरीफ में। ये ख्वाजा साहब के करीबुल मकाम भी हैं और करीबुल ज़मान भी हैं। ये ख्वाजा साहब जब ये लिख रहे थे तो इनकी उम्र 77 बरस थी, और ये लिखने के बाद भी 30 बरस 40 बरस और ज़िंदा रहे, और 114 साल की उम्र में ये फ़ौत हुए। मौलाना बरखुरदार इनका नाम था और ये चाचना शरीफ के थे। ये उनका नुस्खा है, पहली बात। ये दूसरा नुस्खा है मेरे हाथ में, ये है मौलाना अब्दुल अज़ीम निबाहू का। ये वो साहिब हैं कि जिनको ख्वाजा साहब ने जब भी किसी को नुस्खा भेजना होता था अपने कलाम का, कहीं से कोई फरमाइश आती थी, तो वो मौलाना निबाहू ही से कहते थे कि मौलाना निबाहू एक नुस्खा एक कापी और तैयार कर लें। तो ये उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ नुस्खा है 1320 हिजरी का, यानी ख्वाजा फरीद अलैहि के विसाल के 1 साल बाद का। अच्छा तो सर ये बताएं, मैं कथा कलाम इनमें भी कुछ ऐसी गलतियां हैं किताबत की या इसकी जो जिस पर ये पता चले कि जो आप काम करें उसमें डिफरेंस नज़र आएगा हमें? जी मुझे मैं कुछ और नुस्खे दिखा लेता हूँ आपको, फिर उसके बाद इसका जवाब दे लेंगे। और ये नुस्खा है, इनका नाम था नबी बख्श मरकंड लांगरी। ये ख्वाजा फरीद के लंगर के इंचार्ज थे। ये उनके कलम का नुस्खा लिखा हुआ है, चाचना शरीफ के अंदर बैठ के इन्होंने हयात फ़रीद में लिखा। और ये आपको तारीख़ नज़र आ रही होगी, 24 माह रबीउल अव्वल 1314 हिजरी अल-मुक़द्दस, यानी ख्वाजा फरीद अलैहि के विसाल से 5 साल पहले चाचना शरीफ में जहाँ ख्वाजा साहब हयात मौजूद हैं, ये दीवान उनके सामने यहाँ लिखा जा रहा है। ये इख्तिताम याफ्ता। तो इस तरह ये एक अहम नुस्खा है। इसके बाद एक और नुस्खा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है सूफ़ी कादिर बख्श खुखर का नुस्खा। ये मेरे वाला जी
थैंक यू। जी, ये मेरे वाला का, ये उनकी रिवायत के मुताबिक ये 1880 का है। तो ये आप देखेंगे कि ये भी नहायत अहम और सिक्का तरीन नुस्खा जात में से एक है। ठीक है, ये रहा। अच्छा, उसके बाद एक और नुस्खा है, ये नुस्खा है चाचना शरीफ, अपना राजनपुर शरीफ के एक थे मौलाना अब्दुल हक, ये उनके हाथ का लिखा है। ये 1932 का है, ये यानी ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के विसाल के 32 साल बाद का है। इसमें एक और दीवान विलायत अली शाह साहब भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये दीवान है। अच्छा, इसके अलावा ये दीवान है, ये भी चाचना शरीफ के हज़रत ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के जो फर्जंद थे, उनके बरादर निस्बती साले थे महमूद अख्तर, ये उनके हाथ का लिखा हुआ दीवान है। और ये भी चाचना शरीफ में बैठ के लिखा गया है। और ये था, अच्छा, ये है मौलाना हद्दाद दाजल के थे, ये हमारे पास फ़ोटो स्टेट नुस्खा है इसका। तो ये भी हयात फ़रीद में लिखा गया एक नुस्खा है। ये मौलाना निबाहू का एक और नुस्खा है जो फोटो स्टेट के, जी फोटो स्टेट के, जो असल कहीं से मिल सके तो हमने असल ले लिए। अच्छा। अगर किसी ने हमें असल नहीं दिए तो हमने उसको। अच्छा, तो सर ये थोड़ा सा फरमाएंगे कि इनको आपने कैसे कलेक्ट किया है? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। फिर एक और चंद नुस्खे मैं आपको दिखा लूँ। ये एक और नुस्खा है जी। अच्छा, और ये नुस्खा है, आपको दिखा लूँ। ये एक और नुस्खा है जी। अच्छा, और ये नुस्खा है हमारे पास। ये एक और नहायत अहम नुस्खा है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये उस ख़ानदान का है जिन लोगों ने तमाम उम्र ख्वाजा फरीद के कलाम की किताबत की है, ये उन लोगों का ये नुस्खा है। अच्छा, इसके अलावा और मैं आपको एक अहम नुस्खा दिखाना चाहूँगा, वो ये है, ये मौलाना पीर बख्श थे। ये तो बहुत खूबसूरत खता जी, बहुत ये अगले वक्तों के लोग, उन लोगों को देखें जी, उस वक्त उन लोगों को पता था कि अल ख़त निस्फ़ुल इल्म, के ख़त, खूबसूरत ख़त बज़ात ख़ुद एक आधा इल्म है। तो वो नहायत दयानतदारी से, नहायत मोहब्बत से लिखने वाले लोग थे। तो ये मौलाना उनके हाथ का लिखा हुआ। एक और नुस्खा दिखाना चाहूँगा मैं आपको, वो ये है, ये बरखुरदार था, इनका नाम भी फ़कीर बरखुरदार था। ये और लोग थे। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने इसमें ज़ेर ज़बर सारी इसमें शामिल की हैं। ये हर लफ्ज़ पर इन्होंने ज़ेर ज़बर भी लगाई है ताकि उसका तलफ़ुज़ भी तय हो जाए कि किसी लफ्ज़ को किस तरह बोलूँ। अच्छा, ये सब कुछ आपका सवाल था कि क्या इनके दरमियान भी कोई इख्तलाफात मौजूद हैं? बिलाशुबा हैं, ऐसे इख्तलाफात हैं जो इन लोगों के आपस में भी मौजूद हैं, जो ज़मान और मकान के एतबार से ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये मिसाल के तौर पर ये भी एक नुस्खा है मौलाना निबाहू का, और ये नुस्खा है चरागिया, इसे कहते हैं नुस्खा बेग, ये डिरावर के थे, और ये भी बड़ा नहायत अहम नुस्खा है। तो ऐसे इनमें इख्तलाफात मौजूद रहे हैं। एक लफ्ज़ को किसी ने कैसे समझा और किसी ने, इसमें असल में जो मसला था मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि असल प्रॉब्लम क्या था। कि जब सराइकी लिखना शुरू किया गया तो उसके लिए मौजूद ख़त जो था वही था अरबी और फ़ारसी का। अरबी और फ़ारसी का मसाला ये है कि उसमें कई हुरूफ ऐसे हैं हमारे मखारिज के जो उसमें मौजूद नहीं है। टे नहीं है, डाल नहीं है, रे नहीं है, और मुरक्कब हरूफ नहीं है, झे नहीं है, खे नहीं है वगैरह। तो इसके होते हुए वो एक नाक़िस रस्मुल ख़त थे, वो सराइकी लिखने के लिए अपने तौर पे वो नाक़िस नहीं होंगे, हमारे लिए वो नामुकम्मल थे। जब ये लिखा गया तो उसके ऊपर ज़ेर ज़बर भी नहीं थी। अब जिसने घर लिखना था तो उसने घर नहीं लिखा, उसको गोहर लिखा, गाफ हे और रे लिखा। जिसने झर लिखना था तो उसने जे हे और रे इस तरह करके लिखा। तो इससे उन लोगों के दरमियान भी कोई इख्तलाफ पैदा हुए हैं, जिनको हमने तमाम लोगों की राय को सामने रख के फिर इसकी हमने फ़हरिस्तें मुरतब की हैं कि आखिर किस तरह हम एक मुत्तफ़िक़ा राय तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमने इसकी ये कई साल की स्टडी है कि पहले मुताले में ये किया कि वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं, उनकी फ़हरिस्तें बना ली गई कि और किसने उसके ऊपर क्या राय दी है।
इस फहरिस्त में जो आपके मौजूद दीवान है, उन तमाम दीवान का आपने एक एक हरूफ का एक एक लफ्ज़ तमाम दीवान जितने भी हैं उनके एक एक लफ्ज़ को एक दूसरे के सामने लिख के फिर उन लोगों की राय को जमा किया गया कि किस लफ्ज़ पे किसकी क्या राय है और किसने क्यों ऐसी राय दी है, और अगर कोई लफ्ज़ तब्दील होना शुरू हुआ है तो वो कब से हुआ है और क्यों हुआ है और उसको क्या मुश्किल दरपेश थी उस वक्त उसने ये किया है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ, देखें ये फहरिस्तें बनी हुई हैं और इस तरीके से ये कि ये एक लफ्ज़ है कि ये कलमी नुस्खा जात हैं, उनके नाम है कलमी नुस्खा जात के। ये एक एक लफ्ज़ है कि किसी ने उसको कैसे लिखा है, किसी ने है लिखा है, किसी ने ही लिखा है, किसी ने ये देखते जाएं आप इस तरह इन लफ्ज़ों के एक एक लफ्ज़ को जी इस तरह ये काम हुआ है। अच्छा जतोई साहब, इसमें आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते? ये काम जो आप दिखा रहे हैं हमें, ये काम, इस काम का आगाज़ हुआ था 2007 में। अच्छा, 2007 में लेकर एक मरहला ये वो काम जारी रहा। इसमें मुख्तलिफ नुस्खा जात का आपस में तकाबुल जारी रहा और मतबूआ नुस्खा जात जितने भी हैं, यहाँ आपको इस कमरे में आपको तमाम मतबूआ नुस्खा जात भी मिल जाएंगे इसी जगह पे, देखते जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये मतबूआ नुस्खा जात हैं और ये डॉक्टर माहर अब्दुल हक साहब का नुस्खा है। जी। अच्छा, ये ख्वाजा ताहिर महमूद साहब का नुस्खा है, ये उनका नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है जिसका आप कह रहे थे, अच्छा, ये मौलाना अजीजुर रहमान साहब जी, ये नवाब ऑफ बहावलपुर ने जिसे शाये करवाया था। अब तो इसके नुस्खे नहीं मिल रहे जी, ये नहीं मिल रहे इस वक्त, ये नायाब हो गया है। और ये मौलाना अजीजुर रहमान साहब हैं, ये लोग नहायत आला काम करने वाले, नहायत दयानतदार, नहायत मेहनती, बहुत बड़े आलिम लोग थे जिन लोगों ने ये काम किया। अच्छा, ये एक नुस्खा उस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सका, ये नुस्खा नहायत अहम है, नुस्खा मखदूमिया इसे कहते हैं। ये मखदूम मोहम्मद बख्श थे एक, ये पहला नुस्खा है ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत का जिसमें तमाम काफ़ियों के ऊपर उसके राग भी दर्ज कर दिए गए हैं कि कौन सी काफ़ी किस राग में लिखी गई है। जी हाँ, तो ये इन सब के और भी ये सारे इधर उधर, ये मौलाना नूर अहमद साहब फरीदी का दीवान पड़ा है और जी हाँ, और ये सब, और ये कलीद फरीद है, ये मौलाना आफाकी साहब का किया हुआ, बहुत अच्छा काम किया दो वालियों में ये काम अच्छा काम जी, ये भी हो रहा है। और ये जो अंग्रेज़ी में काम हुआ है ख्वाजा साहब का, ये सारी बुक्स वो हैं। अच्छा, ये एक और नुस्खा ये मैं आपको नहीं दिखा पाया, ये एक आरिफ नाम था इनका, ये ख्वाजा नाजिक कलमी जी, ये भी कलमी है, ये देखें ये भी कलमी है, नहायत खुशखत, नहायत आला। और ये उनका वो दीवान शरीफ के कोई माने, कोई मफहूम, इस किस्म का भी कोई सिलसिला किया हुआ है आपने? जी, मैंने जैसा अर्ज़ किया है कि मैं इसका सलीस तर्जमा कर रहा हूँ सराइकी, और कलाम फरी में जो भी लफ्ज़ जिस ज़ुबान के भी इस्तेमाल हुए हैं मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि नहायत सादा तर्जमा किया जाए। और आप यकीन सवाल करेंगे कि क्या इससे पहले तर्जमा नहीं हुआ है? नहीं, यकीनन हुआ है और बहुत आलिम फाजिल लोगों ने किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनके थे, कुछ मसाइल थे उनके जो आज की दुनिया में वो कदरे हल हो चुके हैं और उस वक्त वो हल शुदा नहीं थे, और वो उन लोगों ने ये सब कुछ लिखा भी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे पास दुनिया जहान की डिक्शनरीज़ मौजूद हैं, लुगतें मौजूद हैं, उस वक्त उन लोगों के पास नहीं थी, वो अपने इल्म के मुताबिक उन लोगों ने दुरुस्त किया सब कुछ। लेकिन मिसाल के तौर पे अब कलाम फरीद है, अब हिंदी की डिक्शनरीज़ मुझे नहीं पता कि उस वक्त कितनी दस्तियाब थी, लिहाजा हम यही देखते हैं कि जो हिंदी की जो अल्फाज हैं कलाम फरीद के मुख्तलिफ लोगों ने तर्जमा किए हैं, उनमें बड़ी सारी गलतियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखें, ये हिंदी की डिक्शनरी अब इस शक्ल में मौजूद है कि आप इसमें किसी भी लफ्ज़ को देख सकते हैं। अच्छा सर, ख्वाजा साहब को हाफ्ज़ ज़ुबान जो शायर कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि उसमें सिंधी है। अच्छा, उनके तर्जुमे को देखने के लिए ये देखें कि ये सिंधी की डिक्शनरी है और ये जो है उर्दू की, और उर्दू की भी आम डिक्शनरी नहीं है, ये एक एडवांस डिक्शनरीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है। ये बड़ी आला 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 पाए की इल्मी किताबें हैं, ये डिक्शनरीज़ से भी कुछ आगे हैं। ये है, ये देखें राबिया लुगत जो है, ये बड़ी मारूफ चीज़ है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। अच्छा, ये है, और इस तरह ये अलमुंजिद है अरबी की, ये देखें। अच्छा, ये है, और इस तरह ये
जामिया लुगात जामिया है, लुगात। और इसमें एक एक लफ्ज़ को कई की मानी में इस्तेमाल किया गया है, कई ज़ुबानों में। अगर वो लफ्ज़ कई ज़ुबानों में है तो कई ज़ुबानों में उसके मानी मौजूद है। नहीं और सर, इस तरह आप मैं एक ख़ास बात और बताना चाह रहा था। मिसाल के तौर उस वक्त तक कोई अच्छी बड़ी सराइकी डिक्शनरी नहीं आई थी। ये एक बहुत अच्छी डिक्शनरी सादुल्लाह खितरान साहब की ये एक आई है, ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। अच्छा, और इस तरह के और भी कई चीज़ें हैं जो उस वक्त नहीं थी। लफ्ज़ जो ख्वाजा फरीद की दीवान में जो लफ्ज़ की गलतियाँ हैं उनको आप यहाँ से ट्रेस करते हैं, या जिस तरह अरबी का कोई लफ्ज़ है या कोई सिंधी में कोई लफ्ज़ है उसकी रहनुमाई आप डिक्शनरी से लेते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो अगर कहीं इख्तलाफ मौजूद है तो वो तो कलमी नुस्ख़ाजात में से ही ज़ाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं कि भी ये लफ्ज़ है, कोई इख्तलाफ मौजूद है। फिर उसको देखना होता है कि उसके मानी क्या हैं। मिसाल के तौर पे कुरान की कई आयात ख्वाजा साहब ने इस्तेमाल की हैं, तो वो इत्तफ़ाक ये हुआ है कि शुरू दिन से वो गलत लिख लिया गया, तो कई 70 साल तक वो गलत। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा लफ्ज़ ले लेते हैं, समद, अल्लाह समद, आप कह रहे हैं समद, समद एक लफ्ज़ है। तो एक काफ़ी मतबूआ दीवान मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का जो था उसमें कातिब ने कहीं समद को लिख दिया हे के साथ हमद या हमद जी। अब लफ्ज़ समद तो है, हमने छोटे छोटे बच्चों को भी हम कुल वल्लाह याद कराते हैं, ये तो उस सूरत इखलास है। तो अब वो हमद 70 साल तक हमद ही चलता रहा, किसी ने उसको समद नहीं बनाया, हालांकि लफ्ज़ समद है। समद तो छोटे से बच्चे को भी पता है। तो वो फिर 70 साल तक लफ्ज़ हमद ही चलता रहा, और अब भी मैं आपको वो दीवान निकाल के दिखा सकता हूँ कि लफ्ज़ हमद ही लिखा हुआ है। जो मौजूदा दीवान इस पर छप चुके उनमें भी है, उनमें बाकी लोगों ने नहीं लिखा। ये मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब के नुस्खे में मौलाना अजीज़ुर रहमान की गलती नहीं थी, ये गलती थी कातिब की, लेकिन वो उसको चेक नहीं कर सके, उनसे ये गलती हुई मामूली सी, एक साहब है, हो जाता है। इतना बड़ा काम है जहाँ उन्होंने हज़ार अल्फाजों के मानी बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, अगर उसमें चंद मानी गलत हो भी गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, ऐसा होता है, हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो ऐसा ये बताएं, मैं सुबह से मेरे जहन में एक ख्वाजा साहब का शेर अटका हुआ है, उठड़े पाले थे खुशहाल। तो ये शेर क्यों अटका हुआ है? कोई और शेर नहीं था आपके ज़हन में जो आके अटकता? नहीं, मैं मुझे कुछ इस बारे में कुछ मालूम हुआ है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तसही चाहता हूँ कि ये शेर गलत है क्या? जी हाँ, इसके 4 लफ्ज़ हैं, बुठड़े पाले थे खुशहाले, तो ये चारों के चारों लफ्ज़ गलत हैं। ख्वाजा साहब ने इनको चारों को गलत लिखा है या आगे कोई किसी और की वजह से चारों गलत? नहीं, माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं, ख्वाजा साहब ने तो ज़ाहिर है गलत नहीं लिखा, ये ख़त के प्रॉब्लम थे, ये रस्मुल ख़त के प्रॉब्लम थे। रस्मुल ख़त के मसाइल जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि ये थे कि ख्वाजा साहब उस वक्त बड़ी ये नहीं होती थी, बड़ी ये नहीं लिखते थे। अच्छा, सब छोटी ये लिखते थे। तो फिर ये आपकी मर्जी होती है कि आप उसे बड़ी ये बना लें या छोटी ये बना, पाली पढ़े या पाला पढ़े, पाली पढ़े या पाले पढ़े, वो आपका मसला है। असल में ये लफ्ज़ लुग़वी तौर पे ये गलत है। लफ्ज़ खुशहाले जो है वो नहीं होता, लफ्ज़ खुशहाली है और उसकी जमा खुशहालियाँ है। जैसे ख्वाजा साहब ने एक जगह पे कहा भी है कि सेंगियाँ सरतियाँ नू खुशहालियाँ, तो ये उस तरह था। और फिर पाला जो है, पाला जब पड़ता है तो उसमें घास जल जाते हैं, घास पीले हो जाते हैं, तो जो चलिस्तान के जानवर हैं वो भी नीचे आबाद इलाकों में आ जाते हैं। तो ये असल में पाली जो है, असल में ये लफ्ज़ था उठड़ी पाली थई खुशहाली। तो ये पाली जब बरसी या पाली जब आबाद हुई या उस पर बारिश हुई, ये दोनों मानी आते हैं उसमें, तो खुशहाली आ गई। तो ये पाली जो है एक मकाम का नाम है जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। आप पाकिस्तान से में बैठ के इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक किला डेरावर है, उसके आगे एक है बिजनोट और उसके साथ ही है विढ़ोट। एक ही इलाका है, उसको बिजनोट भी कह लेते हैं, विढ़ोट भी कह लेते हैं, लेकिन अलग से भी है। और फिर उसके आगे जाके एक जगह आती है, पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, और फिर वो है पाली का आखिरी हिस्सा। आप नक्शा उठा के देखें इंडिया का, बीकानेर को निकालें उसमें से, वहाँ पर आपको एक जगह पे लफ्ज़ पाली लिखा हुआ नज़र आएगा जो नहायत सरसब्ज़ इलाका है। तो इस हवाले से ख्वाजा साहब ने कहा है कि उठड़ी पाली थई खुशहाली। अच्छा सर, अब ये बता दें, हमने सुना कि आप ख्वाजा साहब के सराने जाके बैठते हैं और ख्वाजा साहब आपको दीवान डिक्टेशन कराते हैं, क्या ये सच है? खुदा करे ये सच हो।
खुदा करे ऐसा हो जाए, ये तमन्ना हो सकती है मेरी। ऐसा दिल मुझे खुदा दे कि जिसमें ख्वाजा साहब आए और मुझे बताएं कि मेरा दीवान कैसा, ये मेरी तमन्ना है। लेकिन जो असल सूरत हाल ये है कि जब मैंने इसे 5-7 साल काम किया और जब उन मुतज़ाद लफ्ज़ों को जमा कर लिया कि एक ही लफ्ज़ मकाम पे अगर 2, 3, 4 लफ्ज़ सामने आ गए हैं तो मुझे किसी एक का इंतखाब करना था मुख्तलिफ जवाज़ पर कि उसके हक़ में दलाइल कितने कवी हैं, और दलाइल पर मुझे उसका फ़ैसला तो करना था और कहीं ना कहीं जाके मुझे उसमें अपनी राय भी देनी थी। अगर कहीं मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर मैंने वो राय भी तो आखिर देनी थी। तो फिर मेरे ख़्याल में मैंने ऐसा सोचा और बड़ा अरसे तक ऐसा सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में दीवान फ़रीद पर काम करने के लिए अगर दुनिया में कोई जगह सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा मुनासिब और सबसे ज़्यादा मुअस्सर हो सकती है तो वो दरबार फ़रीद हो सकता है, वो सरकार फ़रीद का अपना रोज़ा हो सकता है, और फिर रोज़े के अंदर उनकी आरामगाह हो सकती है, और फिर आरामगाह के बाद भी उनके सराहने बैठ के अगर काम किया जाए तो फिर हर मकाम का फैज़ अलग अलग होता है। आप अपने घर के मुख्तलिफ़ कमरों में बैठ कर भी मुख्तलिफ़ अंदाज में जब सोचते हैं तो मैं ये समझता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जहन मेरी बेहतर रहनुमाई करेगा, मेरी सोच मेरी बेहतर रहनुमाई करेगी। इसी वजह से आपने कोट मिठन का इंतखाब किया। जी हाँ, मैंने कोट मिठन वालों का इंतखाब तो किया, खुदा करे मैं ये भी कह सकूं कि कोट मिठन ने मेरा इंतखाब किया। खुदा मुझे ये मकाम भी नसीब करे। ये जो आप काम कर रहे हैं ये एक शख्स का काम तो नहीं हो सकता, ये तो इदारों के करने के काम थे जो आप अकेले कर रहे हैं। जी हाँ, यही तो दुख की बात है। ये तो बिलाशुबा इदारों के करने के काम है, लेकिन अगर इदारे ना करें तो फिर हम क्या करें? बैठे रहें, ये बोझ अपने साथ लेके मर जाएं, कब्रों में चले जाएं, ये कर्ज़ अपने साथ ले जाएं। हम लोग जो मोहब्बत का दावा करते हैं ख्वाजा फ़रीद से, हम इस कर्ज़ को अदा करने की कोशिश न करें। बजाय मेरे काम में बेशुमार गलतियां होंगी, हो सकता है, मुझे कोई दावा नहीं है, कोई भी दावा नहीं कर सकता। पिछले लोगों ने भी ये दावा नहीं किया, मैं भी नहीं कर सकता और अगले भी नहीं कर सकेंगे कि ये काम बिल्कुल 100% दुरुस्त है। नहीं, ये एक इंसानी काविश है जिसके लिए मेरे पास इस वक्त सबसे बेहतर ज़राए मौजूद हैं। अच्छा, तो उसे ये बताएं कि सराइकी ज़ुबान जो ना हर आदमी एक ख़ास इलाके तक तो जानी जाती है, पहचानी जाती है। अगर आप पठान को किसी चीज़ के बारे में बताना चाहें, किसी अंग्रेज़ को बताना चाहें कि बूला क्या है, बैंसर क्या है, ये इस किस्म के जो लफ्ज़ हैं हमारी सराइकी के ठेठ लफ्ज़ हैं, तो वो उनका तायुन कैसे करेंगे? कलाम फ़रीद में चलो वो शाये हो गए, वो हो गए। देखिए, यही कुछ कर रहे हैं हम। यही अच्छी तरफ आपने निशानदेही की है कि ये चीज़ें तो अब हमारे सामने ख़त्म हो गई हैं। सारी चीज़ें, ये जेवर ख़त्म हो गए, ये बर्तन ख़त्म हो गए, वो सवारियाँ ख़त्म हो गई। अब कौन ऊँट के ऊपर कचाबे पे बैठता है, कौन पाखड़े पे बैठता है, अब कहाँ गए? ये सब कुछ हमारे सामने ख़त्म। कहाँ गई वो मट्टियाँ और कहाँ गई वो जटियाँ और कहाँ गए वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर उसके लिए हमने पहली बात तो ये की कि म्यूज़ियम कायम किया और उनमें वो तमाम चीज़ें रखनी। फिर हमने उसका एहतमाम ये किया है कि कलाम फ़रीद में हर वो चीज़ जिसका तज़किरा किया गया है उसको, उसकी तस्वीरों को इस दीवान का हम हिस्सा बना रहे हैं, ताकि अगर कल को कोई यूरोप के लोग आ जाएं, चाइना के लोग आ जाएं, रशिया के लोग आ जाएं, अमेरिका के लोग आ जाएं, दूसरी कौमों के लोग आ जाएं जिनका ये कल्चर नहीं है, बर्फ़ के इलाकों के लोग हों, वो सहराओं के इलाके के लोग हों, मैदानी इलाकों के लोग हों, जहाँ 6 महीने दिन नहीं होता, जहाँ 6 महीने रात नहीं होती, कलाम फ़रीद की ज़रूरत तो उनको भी पड़ेगी। तो फिर वो कैसे समझेंगे? उनको तो पता नहीं है कि वो तो बर्फ़ का अज़ाब जान सकते हैं, वो तो रेत का अज़ाब समझते नहीं हैं। तो हमने तो उनके लिए भी काम किया है कि उनके लिए हमने उसकी तस्वीरें इस दीवान में शामिल की हैं। वो 1000 के करीब तस्वीरें हैं और कुछ और काम भी है जो अगर आप पूछ लेंगे तो बता दूंगा। जी जी, मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि ये ख्वाजा साहब की हयात के बारे में अलग-अलग किताबें मिलती हैं। अगर एक मौज जैसा या कोई मेरे अजीज़ों में से कोई बंदा ये ख्वाजा साहब के बारे में मालूमात चाहे, तो उस किस्म की मुझे कोई मार्केट में किताब नज़र नहीं आ रही। क्या आप इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं कि इस दीवान के अंदर ही कोई इस किस्म की चीज़ें हो जाएं
ताकि कारी को बजाय कि किताबें खरीदता पड़े कि दीवान खरीदे उसका मसला हल हो जाए? जी हाँ, एक रिवायत तो यही रही है कि दीवान से पहले एक बहुत बड़ा मुकदमा लिखा जाता है। मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब के पास वो मुकदमा तकरीबन 150 सफ़ात पे फैला हुआ है। मिसाल के तौर पे मकाबीस अल मजालिस ये पढ़ी है, मकाबीस अल मजालिस जो है कैप्टन वाहिद बख्श सयाल साहब ने लिखी, तो इनका मुकदमा भी कई 150 सफ़े पर फैला हुआ है। तो वो फिर ज़खामत और बढ़ जाती। तो मैंने उसका ये किया है कि ख्वाजा फरीद अलैहिर्रहमत के बारे में जुमला मालूमात जो मुझ तक मौजूद हैं, वो चाहे कोट मिठन के बारे में है, चाचना शरीफ के बारे में है, ख्वाजा फरीद की ज़िंदगी के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, उनके कलमी नुस्ख़ाजात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में और फरीदियात की कुतुब जो मौजूद हैं हमारे, उनके बारे में कमो बेश 1 से 1,500 सवाल का जवाब हम इसी दीवान के हाशिए पर दे रहे हैं, ताकि जो एक दफ़ा ये दीवान ले ले उसके कमो बेश फरीदियात से जुड़े हुए तमाम मसाइल उसी में हल हो जाए।